Hello everyone, welcome to all of you in this lecture series of post-independence, and in this lecture I will be starting the subtopics, that is environmental movement. And in the previous lecture we have covered Chipko movement and Narmada Bachao Andolan, and in this lecture I will be starting new environmental movement, that is Silent Valley movement, then fisheries movement, then we will move further towards other movements. Okay, so let's start this topic. Okay, so first we will start Silent Valley movement. Okay, ये भी आपका environmental movement के अंदर में ही है. Okay, Silent Valley movement. अब ये Silent Valley movement है क्या? This is also one of the environmental movement. Okay, and अब आपको पता होना चाहिए एक Silent Valley National Park है केरला में. Okay, एक पार्क है जिसका नाम है साइलेंट वैली. ओके, ये याद रखिएगा. केरला में एक पार्क है, नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क. ओके, ये याद रखिएगा. और ये कहां पे? पलाक्कड़ डिस्ट्रिक्ट, पलाक्कड़ डिस्ट्रिक्ट. ओके, केरला. So this movement was started in 1978. ओके, ये मूवमेंट शुरू हुआ 1978 में. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. तो सबसे पहले हम बात करेंगे मूवमेंट की. अब मैंने बताया दिस इज आल्सो वन ऑफ द एनवायरमेंटल मूवमेंट. ओके, एंड द मूवमेंट वाज एम्ड एट द प्रोटेक्शन ऑफ साइलेंट वैली, कि साइलेंट वैली को हमें प्रोटेक्ट करना है. और साइलेंट वैली क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अब एक चीज याद रखिएगा, साइलेंट वैली अगर आप इसकी ज्योग्राफी देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट जो कि वेस्टर्न घाट्स के पार्ट है. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट. सो द एनवायरमेंटल मूवमेंट एम्ड एट द प्रोटेक्शन ऑफ साइलेंट वैली एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट इन द पलाक्कड़ डिस्ट्रिक्ट. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. और उसी टाइम पे एक अनाउंसमेंट हुई वहां पे. अनाउंसमेंट क्या थी? कि एक डैम बनवाया जाएगा साइलेंट वैली में. और साइलेंट वैली में एक रिवर है जिसका नाम है कुंती फुजा, कुंती फुजा रिवर. तो कहा गया कि पलाक्कड़ डिस्ट्रिक्ट की इस रिवर के ऊपर एक डैम बनवाया जाएगा. और यहीं से मसला शुरू हो गया. सो आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ इमिनेंट डैम कंस्ट्रक्शन ऑन कुंती फुजा रिवर, ओके, और ये डैम क्यों बनवाना था? ये डैम इसलिए बनवाया जा रहा था ताकि इलेक्ट्रिसिटी कंस्ट्रक्शन शुरू हो सके और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ सके. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. और वहीं से लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दी. वहीं से शुरू हो गया सेव साइलेंट वैली. वहीं से स्लोगन क्या आया? सेव साइलेंट वैली, कि साइलेंट वैली को सेव करो. ओके, तो इसीलिए कि अनाउंसमेंट जब हुई कि डैम बनेगा कुंती फुजा रिवर पे जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंस्ट्रक्शन हो सकेगा, और तभी लोगों ने आवाज उठाई और स्लोगन क्या दिया? सेव साइलेंट वैली. सो दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1973. ओके, मूवमेंट कब शुरू हुआ? 1973 में. ये याद रखिए. और इसमें आगे हिस्सा किसने लिया? किसने ये मूवमेंट शुरू किया? तो याद रखिएगा, KSSP, इन्होंने ये मूवमेंट शुरू किया. इनका पूरा फुल फॉर्म क्या है? ये याद रखिएगा, केरला शस्त्र साहित्य परिषद, केरला शस्त्र, ओके, साहित्य परिषद. ओके, इन्होंने पब्लिक ओपिनियन, लोगों को जगाया, जागरूक किया, कहा कि साइलेंट वैली को सेव करो. ओके, एंड फाइनली द प्रोटेस्टर्स दे वर सक्सेसफुल इन 1985. फाइनली प्रोटेस्टर्स को सक्सेस मिल गई. कब? 1985 में, व्हेन द PM राजीव गांधी इनॉग्रेटेड साइलेंट वैली नेशनल पार्क. ओके, और तभी आप देखेंगे
जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि साइलेंट वैली को प्रोटेक्ट करना है, अब 1985 में पीएम जो राजीव गांधी थे, उन्होंने इनॉग्रेट किया साइलेंट वैली नेशनल पार्क। कहा कि यहां पे नेशनल पार्क बनेगा, ये एरिया साइलेंट वैली डेजिग्नेट किया जाता है नेशनल पार्क। ओके, और नेशनल पार्क जो होता है उसमें आप डैम और ये सारी चीजें कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रिजर्व करना होता है। और वो साइलेंट वैली नेशनल पार्क किसके अंडर में आएगा? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। आप पढ़ेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में, बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में बहुत सारे हैं। तो 3 तरह के एरिया होते हैं, कोर जोन, पेरिफेरी जोन, ये सब। तो कोर जोन जो होता है उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है। देन नेशनल पार्क उसके बाहर बनते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व में क्या बना? नीलगिरी। ये नेशनल पार्क कहां बनेगा? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में, ये याद रखिएगा। तो राजीव गांधी ने अनाउंस कर दिया कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क was designated as the area, core area of national biosphere reserve। और core area में आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? एंड साइलेंट वैली एक और चीज के लिए फेमस है, यूपीएससी में क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ चुका है। क्या नाम है उस चीज का? लॉयन टेल्ड मकाओ। साइलेंट वैली इज ऑल्सो फेमस फॉर लॉयन टेल्ड मकाओ। ओके, ये याद रखिएगा। ये कौन सी स्पीशीज है? एंडेंजर्ड स्पीशीज, एंडेंजर्ड। ओके, ये याद रखिएगा, लॉयन टेल मकाओ। तो ये था साइलेंट वैली मूवमेंट 1985 में सक्सेस। ओके, क्यों हुआ था? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द साइलेंट वैली, द मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। और मूवमेंट कब शुरू हुआ? 1978। प्लानिंग कमीशन ने 1973 में इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया था और 1978 से मूवमेंट शुरू हो गया था। ये याद रखिएगा। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। फाइनली क्या बना? साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ओके, देन द फिशरीज मूवमेंट। अब हम देखेंगे फिशरीज मूवमेंट। ओके, नाउ फिशरीज मूवमेंट। अब ये जो फिशरीज, ये क्या है? जितने भी कोस्टल एरियाज हैं ईस्टर्न के और वेस्टर्न के, ओके, थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज रहती हैं कोस्टल एरियाज पे, जिनको हम फिशरमैन बोलते हैं। उनकी जो लाइवलीहुड है वो किस पे डिपेंड करती है? फिशिंग। उनकी इनकम कहां से होती है? फिशिंग से। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। So both in the eastern as well as in the western coastal areas of our country, hundreds of thousands families belonging indigenous fishermen, their communities, they are engaged in fishing occupation. Okay, so the livelihood of these fishermen worker was threatened when the government permitted entry of mechanized trawlers and technologies to harvest फिश इन द इंडियन सीज। तो जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि अब मैकेनाइज्ड ट्रॉलर्स का यूज किया जाएगा, और मैकेनाइज्ड ट्रॉलर्स में क्या है? एक बार में आप पूरे एरिया की ज्यादा से ज्यादा फिश को कलेक्ट कर सकते हो, और इससे क्या होगा? फिश कम हो जाएंगे और फिशरमैन कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब मूवमेंट शुरू हो गया। समझ में आ रहा है? अब मूवमेंट शुरू हो गया, बिकॉज लाइवलीहुड आ गई थी, लाइवलीहुड खतरे में आ गया था फिशरमैन का। इट वॉज थ्रेटेंड when the government permitted the entry of mechanized trawlers and technologies like bottom trawling of large scale harvest of fishes in Indian seas. And that is why, to protect their interest means fishermen interest and their livelihood, the fishermen, all the fishermen, they came together on a national level platform, और फाइनली सारे फिशरमैन साथ में आ गए, ऑल द फिशरमैन। ओके, और इन्होंने एक नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म बनाया। उस प्लेटफॉर्म का क्या नाम था? नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। नेशनल फिश वर्कर्स फोरम, ये प्लेटफॉर्म बनाया फाइनली। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा।
कि एक तरीका होता है प्रोटेस्ट करने का। पहले उन्होंने फोरम बनाया, सारे फिशरमैन साथ में आ गए, एंड फाइनली दिस नेशनल फिश वर्कर्स फोरम, दे अचीव देयर फर्स्ट सक्सेस अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट्स मूव टू ओपन द एंट्री ऑफ कमर्शियल वेसल्स। चैलेंज किया फिशरमैन ने कि आप कमर्शियलाइज नहीं कर सकते फिशिंग को, ये हमारी राइट्स हैं। और गवर्नमेंट ने क्या किया था, बड़ी बड़ी एमएनसीज को राइट्स दे दी कि आप जाइए मैकेनाइज्ड ट्रॉलर्स यूज करिए और फिशिंग लाइए, अपनी मार्केट बनाइए। अब इससे फिशरमैन गुस्सा हो गए, उन्होंने कहा कि ये आप नहीं कर सकते। एंड फाइनली इन जून 2002 this national fish workers forum, they called for a nationwide strike, पूरे देश भर में हड़ताल की इन्होंने, to oppose the move of the government, ओके और गवर्नमेंट के मूव पे इन्होंने काफी ज्यादा हड़ताल की, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किए थे, लाइसेंस दे दिए थे फॉरेन कंपनीज को कि जाइए फिशिंग करिए, और वहीं पे प्रोटेस्ट शुरू हुआ। एंड फाइनली बाद में नेगोशिएशंस हुए। समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। तो ये था फिशरीज मूवमेंट, समझ में आ रहा है, ये है फिशरीज मूवमेंट। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ये याद रखिएगा। ओके, नाउ अनदर मूवमेंट इज एनवायरमेंटल मूवमेंट, हमने कंप्लीट करी है। अब एनवायरमेंटल मूवमेंट के अलावा और कौन से मूवमेंट है, मैंने आपको बताया था दलित मूवमेंट। यस, नाउ दलित मूवमेंट। अब ये दलित मूवमेंट क्या है? ओके, अब आपको एक चीज बता दूं, दलित क्या है। पुराने समय में वर्णा सिस्टम था, ओके, जिसमें 4 कैटेगरीज थी, ब्राह्मण्स, ओके, क्षत्रियाज, वैश्याज एंड शूद्राज, और लास्ट में आते थे अनटचेबल्स। ओके, तो दलित समटाइम्स ये शूद्राज भी होते हैं और ये अनटचेबल, दोनों ही आते हैं किसमें, दलित में। समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। ओके, बेसिकली ये दलित जो होते हैं वो कौन होते हैं, अनटचेबल्स होते हैं। ओके, सो आफ्टर द इंडिपेंडेंस दलित मूवमेंट इट सॉट सोशल जस्टिस। दलित मूवमेंट शुरू हुआ इंडिपेंडेंस के बाद, क्योंकि वो क्या चाहते थे, सोसाइटी में इज्जत चाहते थे, सोशल जस्टिस उन्हें चाहिए था, सोशल जस्टिस, सोसाइटी में इज्जत चाहिए, डिग्निटी चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, जो नहीं मिल रही थी। समझ में आ रहा है, तो मूवमेंट शुरू हुआ इंडिपेंडेंस के बाद। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ये याद रखिएगा। and they attempted to build electoral majorities, okay, और उन्होंने अपनी एक अलग इलेक्ट्रल मेजोरिटी बनाई, एक सर्टेन टाइप का कास्ट मोबिलाइजेशन किया। तभी आप देखिए 1990s में बहुजन समाज पार्टी बनती है, बीएसपी, दलित लीडर मायावती आती हैं। समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। तो दलित का मतलब है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय दलित? अब ये दलित है क्या? दलित का मतलब होता है कम्युनिटीज जिनको अनटचेबल्स कहा जाता है, अनटचेबल्स। समझ में आ रहा है, और ट्राइबल्स, ट्राइबल्स, समझ में आ रहा है। एंड दीज two communities, untouchables and tribals, these communities, they are officially termed as SC and STs। इसीलिए हमारे यहाँ क्या है, 2 कम्युनिटीज हैं, एक SC एंड SC। ट्राइबल्स को शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनटचेबल्स शेड्यूल्ड कास्ट। समझ में आ रहा है, ये याद रखिए। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ये याद रखिएगा। तो एक बहुत ही बड़े स्कॉलर थे घनश्याम शाह, घनश्याम शाह। ओके, अब घनश्याम शाह ने दलित मूवमेंट को 2 तरीकों से बताया। कहा कि एक दलित मूवमेंट है जो रिफॉर्मेटिव, रिफॉर्मेटिव, एंड दूसरा जो है वो अल्टरनेटिव मूवमेंट है, अल्टरनेटिव मूवमेंट। 2 तरीकों से, 2 तरीकों का मूवमेंट बताया, रिफॉर्मेटिव एंड अल्टरनेटिव। समझ में आ रहा है? अब ये रिफॉर्मेटिव मूवमेंट क्या है? रिफॉर्मेटिव कहा कि दलित मूवमेंट वो है जिसमें रिफॉर्म्स हो कास्ट सिस्टम में,
रिफॉर्म्स होने चाहिए ताकि ये जो प्रॉब्लम है अनटचेबिलिटी की उसको सॉल्व किया जा सके। सो रिफॉर्मेटिव मूवमेंट कैसा होगा? इट ट्राइज टू रिफॉर्म द कास्ट सिस्टम टू इवॉल्व टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी, ताकि अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसीलिए हमारे यहाँ आर्टिकल 17 में क्या आया, 17 में क्या है, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, कि अगर अनटचेबल किसी ने यूज किया, प्रैक्टिस किया तो उसको जेल हो जाएगी। वो क्या है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ये याद रखिएगा। एंड व्हाट इज अल्टरनेटिव मूवमेंट? अंडर द अल्टरनेटिव मूवमेंट टू क्रिएट एन अल्टरनेटिव सोशियो कल्चरल स्ट्रक्चर, ओके, बाय कन्वर्जन टू सम अदर रिलीजन। इसीलिए अब अल्टरनेटिव मूवमेंट में दलित में क्या हुआ, वो कन्वर्ट होना शुरू हो गए दूसरे रिलीजन्स में, ताकि उन्हें भी एजुकेशन मिल सके, इकोनॉमिक स्टेटस उनका अपलिफ्ट हो सके, पॉलिटिकल पावर में आ सके। तो उन्होंने क्या किया, कन्वर्जन शुरू हो गया उनका। समझ में आ रहा है? तो ये दो तरह के मूवमेंट बताए दलित, किसने, घनश्याम शाह ने। ओके, एंड in almost all the Dalit movements, the issue of reservation has been an overriding phenomenon. Okay, जो इशू है रिजर्वेशन का वही मेन फेनोमेनन है। और कहा जाता है ये जो रिजर्वेशन है ये डिसिसिव टूल है प्रोग्रेस का दलित के लिए। अगर ये रिजर्वेशन नहीं होगा तो वो डेवलप नहीं हो पाएंगे। समझ में आ रहा है? लोग बोलते हैं कि इकोनॉमी के बेसिस पे होना चाहिए, बट वो पॉसिबल नहीं है। ओके, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि इंडिया की रिसोर्सेज कुछ कैपिटलिस्ट क्लास के हाथों में है, बाकी सब क्या है, पुअर। ओके, ये याद रखिए। एंड दैट इज वाई एक डिक्लेरेशन आया था जिसका नाम है भोपाल डिक्लेरेशन। भोपाल डिक्लेरेशन ये कब आया था, 2002 में। ओके, and this declaration was adopted unanimously a new 21 point action agenda। इसमें क्या अडॉप्ट किया गया, 21 point action agenda। this was adopted for whom, for Dalits in 21st century, for Dalits in 21st century, कि दलित का क्या रोल होगा 21st सेंचुरी में, इसके लिए ये अडॉप्ट किया गया। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी इस भोपाल डिक्लेरेशन में। पहला क्या था डिक्लेरेशन में इंपॉर्टेंट चीज, कि जितनी भी SC ST विमेन हैं, ओके, उनको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। SC और ST जो विमेन है उनको एक रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, एक डिफरेंट कैटेगरी ऑफ विमेन का रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। सो रिकॉग्नाइज SC and ST विमेन एज डिस्टिंक्ट कैटेगरी ऑफ विमेन। ओके, और दूसरी चीज भोपाल डिक्लेरेशन में आई, मेक द रिजर्वेशन कोटा एप्लीकेबल इन ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। रिजर्वेशन कोटा पब्लिक में तो है ही, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी होना चाहिए, फ्रॉम प्राइमरी टू प्रोफेशनल लेवल, प्राइमरी से प्रोफेशनल लेवल तक। ओके, ये याद रखिएगा। देन अडॉप्ट किया गया भोपाल डिक्लेरेशन में कौन सी चीज, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। ओके, भोपाल डिक्लेरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाई गई, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। कब आया था ये एक्ट, 1989। अब ये जो एक्ट था इसको इंप्लीमेंट किया गया भोपाल डिक्लेरेशन के अंदर, ताकि SC और ST की राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए, लोग उन्हें एक्सप्लॉइट ना कर सकें, इसलिए ये एक्ट आ गया था। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। देन जो इंपॉर्टेंट चीज आई कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए, प्रोवाइड रिजर्वेशन टू SCs एंड STs। किस लिए, एट ऑल लेवल्स ऑफ जुडिशरी, एट ऑल लेवल्स ऑफ जुडिशरी एंड डिफेंस फोर्सेस, डिफेंस में भी, इन जगहों पे भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज थी। सो द 1980s
saw the rise of political organization of Dalits. 1980 से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनने लगी दलित्स की। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ये याद रखिएगा। 1978 में क्या बना था? 1978 में बैमसेफ बना था। 1978 में आप देखेंगे, इसीलिए क्या बना? बैमसेफ। अब ये बैमसेफ क्या है आपको पता नहीं होगा। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी क्लासेस एम्प्लॉइज फेडरेशन। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी क्लासेस एम्प्लॉइज फेडरेशन, ये कब बना? 1978। एंड दिस BAMSEF took a strong position in favor of political power to the बहुजन। इसने फेवर किया कि दलित्स को अब पॉलिटिकल पावर में आना होगा। SC STs OBC ये जितने माइनॉरिटीज हैं सब किसमें आएंगे? पॉलिटिकल पावर में। बहुजन, इसी को जब ये सारी कैटेगरीज साथ में पॉलिटिकल पावर में आएंगी उसी को बोला गया बहुजन। और इसीलिए 1990 में कौन सी पार्टी बनी? बहुजन समाज पार्टी, मायावती की दलित पार्टी है वो, BSP यूपी में। ओके, एंड फाइनली द प्रोमिनेंट फेस जो थे दलित मूवमेंट के। अब दलित मूवमेंट के प्रोमिनेंट फेस कौन थे उस समय के? ओके, कौन कौन लोग थे? काशीराम, ये याद रखिएगा। दलित मूवमेंट के सबसे प्रोमिनेंट फेस थे काशीराम। इन्होंने एक समिति भी बनाई थी, उस समिति का नाम था शोषित समाज संघर्ष समिति। शोषित समाज संघर्ष समिति, ये समिति बनाई थी काशीराम ने, इसीलिए हर साल काशीराम जयंती होती। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। तो ये था दलित मूवमेंट्स के बारे में। समझ में आया? तो पूरी चीजें हमने कवर कर ली इसमें। ओके, and in the next lecture I will be starting new movements, that is OBC new farmers movement। ये सारी चीजें हम स्टार्ट करेंगे। Is that clear to you all? तो I hope आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।